नमस्कार दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। मैं जानना चाहूंगा कि आप सभी के हाल कैसे हैं और आप सभी अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ने का तत्पर प्रयास कर रहे हैं। आज की इस खास क्लास में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूँ आप सभी का। एक बार मुझे बता देंगे कि किस किस प्रकार से आपकी चीजें चल रही हैं, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं है? फटाफट से बता दीजिए, जिससे कि मैं चीजों को बहुत बेहतर ढंग से आपके लिए प्रारंभ कर पाऊं। नितिन पंजाब से हैं, जो गुरदासपुर के हैं, जो क्लास में वर्तमान में आ चुके हैं। क्लास के अंदर उपस्थित छात्रों की बात करूं, करुणा गौतम, प्रखर श्रीवास्तव, कृष्णा, अक्षिता, आकांक्ष गौतम, अवधेश कुमार, अंकित शर्मा, अंकित, चंदेर, नितिन, शिखापाल, प्रखर श्रीवास्तव, दीपक सिंह, करुणा गौतम, ठीक है, रिमझिम पांडे, सानिया शर्मा, आंचल सिंह, मोहन, रजत यादव, सुमित कुमार और अन्य छात्र सभी क्लास में आ चुके हैं। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ आपको? अरे मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ ले। मैं तो एकदम गच्छ विकास नहीं, कभी कभी बोल लेता हूँ मैं ऐसे भी। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्ट करें। पिट्स इंडिया अधिनियम पे थे, जो आप कहें। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी पिट्स इंडिया अधिनियम के बारे में, तो चलिए हेडिंग देखते हैं पिट्स इंडिया अधिनियम की। इस अधिनियम में क्या किया गया, कैसे किया गया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दरअसल इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है रणवीर, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। अगले पेज को ब्लैक बैकग्राउंड में रखेंगे, इस पेज को व्हाइट में रहने दो, अगले पेज को हम ब्लैक में कर लेंगे, ठीक है? बात को समझिए। इट्स एक्ट। कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया। कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया। विभाजित किया गया। विभाजित किया गया। कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, चलो बेहतरीन है जी ये तो कंपनी के जो भी कार्य थे, इनको दो भागों में आप विभाजित कर लेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स सी दिस। देखो, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अभी टू पार्ट्स बाबू कैसे कैसे हैं, ठीक है, चलो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दरअसल दो भागों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग बन गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग बन गया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर अलग बन गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर अलग बन गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर अलग बन गया। अलग बन गया। तो बाबू जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना, इसको एक नाम दिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी निदेशक मंडल। एक निदेशक मंडल क्रिएट किया गया और एक अनोधर नियंत्रक मंडल बनाया गया। नियंत्रक मंडल बनाया गया। तो अब इसमें जैसा मैंने बताया, आपको एक निदेशक मंडल और एक नियंत्रक मंडल देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखो, निदेशक मंडल का काम क्या था, डायरेक्टर का काम क्या होता है, व्यापार को संभालना। तो यह व्यापारिक मामलों के लिए था, व्यापार मामले। जितने भी ट्रेड ट्रेड रिलेशंस थे वो यहीं पर देखे जाते हैं। जितने भी आपके ट्रेड अफेयर्स हैं वो यहीं पर आएंगे। ट्रेड अफेयर्स यहीं पर आएंगे। और जितने भी आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंतर्गत आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का दरअसल जितने भी राजनीतिक मामले, पॉलिटिकल मैटर्स हैं, वो यहां पर आएंगे। यानी पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो यहीं पर आएंगे। पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो यहीं पर आएंगे। ठीक है, तो वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, राइट, बेहतरीन। अब यहां पे समझना सीखा कि जिस प्रकार से यहां पर मैंने चर्चा की है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर्स थे, क्योंकि व्यापारिक कार्य करते हैं, इसके अंदर 24 सदस्य थे, 24 मेंबर्स। और इन 24 सदस्यों का वेतन कौन देता था, इन 24 मेंबर्स की सैलरी कौन देता था, सैलरी कौन देता था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद इनकी सैलरी देती थी। वहीं वेर एज जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, इनकी सैलरी कौन देता था? देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की सैलरी देने का काम किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्वयं। इनका जो वेतन होता था वह स्वयं ब्रिटिश गवर्नमेंट दिया करती थी, वह स्वयं ब्रिटिश सरकार देती थी।
ब्रिटिश सरकार दिया करती थी। इस पॉइंट को लिखिए। क्लियर? वंशिका त्यागी, बढ़िया, बेहतरीन भाई साहब। तो ये पहला कार्य था जो यहां पर किया गया। अरे यार, अच्छा, दूसरा स्वाइप है, कोई नहीं। क्लियर है मैटर? ठीक है। इसके अलावा क्या और भी कोई कार्य इसमें किए गए थे? जी हाँ, किए गए थे। इसमें इसमें सदस्य कितने थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में? इसमें 6 सदस्य थे। अच्छा, आपको याद है तो बंगाल के गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, ठीक है? हाँ, तो बाबू उस बंगाल की गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी ना एहसान, तो उसके अंतर्गत से अगर मैं बात करूं तो जो सदस्य पहले 4 थे वो 6 हो गए थे, ठीक है? चलिए, मैंने बताया बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में की कार्यकारी परिषद में सदस्य 4 से बढ़ाकर 6 कर दिए गए। में सदस्य 4 से बढ़ाकर 6 कर दिए गए, 4 से बढ़ाकर 6 कर दिए गए, 6 हुए। और अगर मैं आपको बताऊं ये जो 6 सदस्य है वही हैं, ठीक है? ये वही 6 सदस्य हैं, राइट? जी हाँ। इसका मेन रीजन क्या था बाबू? इसका मेन रीजन ये था क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अपने आपे से बाहर चल रहा था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग था। आपने देखा ही, वो आपे से बाहर चल रहा है, वो लोगों को पैसे मांग रहा है, बाद में उनको फांसी की सजा दिलवा रहा है, उसके बारे में दिक्कत है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे नोट्स कैसे बनाएं। बेटा जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लिख लीजिए। सर आपने कितने एग्जाम क्लियर किए हैं? आप मुझे गूगल पे चेक कर सकते हैं, मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है? हल्के में नहीं लाडले। जी हाँ, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है? चलो। ठीक है, आप देख लेना। हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। नोट आपने कर लिया? ठीक है। अरे प्रणाम गुलशन, कैसन बा? मजा बनी? अरे लाट ले भाई, नोट कर लिया हो तो भाई बहुत जल्दी बताओ, मैंने आगे बढ़ना है, हैं? गुल्लू, नोट हो गया? चलो, तो इसको बेसिकली बोलते हैं, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक्सटेंडेड, ठीक है, फ्रॉम 4 to 6, फ्रॉम 4 to 6, ठीक है? जी हाँ, हाँ जी, नोट कर लिया, बढ़िया। आगे बढ़ो हेमंत, हेमंत फौजदार, ये लिखो, ये आपने कर लिया, ठीक है? नेक्स्ट इसमें आप समझना कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल को स्थानीय सरकारों को रद्द करने की शक्ति भी दी गई, ठीक है? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को स्थानीय शासन को रद्द करने की शक्ति भी दी गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को स्थानीय शासन रद्द करने की, स्थानीय शासन रद्द करने की शक्ति भी दी गई। इसको कैसे आप लिख पाएंगे? इसको आप लिख पाएंगे कि भाई बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल got the power to eliminate, got the power to eliminate local government, eliminate local government, याद रखना, ठीक है? सागर नोट कर ले भाई, हैं? अब देखो यहां सबसे बड़ी बात क्या थी कि जब से पिट्स एक्ट आया, अच्छा एक बात और होती है, ठीक है, एक बात आपकी और होती है कि भैया यहां पे आप देखेंगे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों था? क्योंकि इसको जब भारत के अंदर लेके आया गया, पिट्स इंडिया एक्ट को जब भारत में लाया गया, तो एक बहुत कॉमन सी बात आती है, इसका नाम पिट्स क्यों था?
दरअसल जब यह भारत में आया उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? इस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन का पीएम दैट वाज विलियम पिट्स यंग। ब्रिटेन का पीएम था विलियम पिट्स यंग। पिट्स यंग, उसी वजह से ऐसा किया गया। अच्छा, इसमें एक बात देख रहे हो कि बंगाल का गवर्नर जनरल किसमें था? तो वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में रह गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसका कार्य समाप्त कर दिया गया। अगर एक तरीके से देखा जाए तो बंगाल के गवर्नर की शक्ति कम हो गई। इस अधिनियम से बंगाल के गवर्नर की शक्ति कम हो गई। आप ये कैसे कह सकते हैं बाबू? पहले क्या हुआ था ना, पहले पैसे की बात हो, शक्ति की बात है, वो सारी की सारी वॉरेन हेस्टिंग के हाथ में थी। बट अब क्या हुआ? अब वॉरेन हेस्टिंग के हाथ में केवल और केवल शक्ति रह गई, धन नहीं रहा, है ना? तो अब धन क्योंकि उसके पास है नहीं, तो इस वजह से वॉरेन हेस्टिंग इसकी खिलाफत करता है। वॉरेन हेस्टिंग कहता है कि भाई मैं इसके खिलाफ हूं और यहां ये जो कार्य किया गया है मैं इसका समर्थन नहीं करता। ठीक है, चलिए लिखिए। वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब वॉरेन हेस्टिंग के बारे में समझना, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में समझना। हेस्टिंग्स के बारे में समझना। तो वो वॉरेन हेस्टिंग आपको देखने को मिलता है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग कौन था? वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये गवर्नर जनरल था ये। उस समय कौन था? ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये था वो बंगाल का गवर्नर जनरल, राइट? जी हाँ। रविकांत बेटा डट जा, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग आपको यहां देखने को मिला। अब वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा पिट्स इंडिया अधिनियम की खिलाफत की गई। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या बताया? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा क्या किया गया? पिट्स इंडिया अधिनियम की खिलाफत की गई। इसने पिट्स इंडिया अधिनियम की खिलाफत की। पिट्स इंडिया अधिनियम की खिलाफत की, अधिनियम की खिलाफत की। ठीक है, क्या किया इसने? पिट्स इंडिया अधिनियम की खिलाफत की। ठीक है, चलिए। तो ही बेसिकली he boycotted, Warren Hastings boycotted Pitts Act। इसने कहा कि ये गलत है क्योंकि पहले सारी शक्तियां इसी के पास थी, अब वो शक्तियां छिन गई, तो अब ये तो गलत बताएगा ही भैया। तो ये बता रहा है गलत, कि ये तो गलत है जी। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? इस सबको गलत बताने के बाद ही यहां पर बहुत सारी चीजें आपकी अलग देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे ये यहां पर रिजाइन कर देगा, तो 1785 में यह इंग्लैंड चला गया। मैं यह इंग्लैंड चला गया, इसके विरोध में इंग्लैंड चला गया। ही वेंट टू इंग्लैंड, इसके बॉयकॉट करने में ही इंग्लैंड चला गया वो। ठीक है बबली, ये इंग्लैंड चला गया। ही वेंट टू इंग्लैंड। ही वेंट टू इंग्लैंड, कहां चला गया? इंग्लैंड, वो वहां पे चला गया। अब वहां पर जैसे ही पहुंचता है तो इस पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। कहा कि एक बात बता भाई, तू किसी से पूछ के आया था? कह नहीं जी। क्यों नहीं आया पूछ के? क्या तुझे शाही बादशाह अर्थात ब्रिटेन के पीएम को पत्र नहीं भेजना चाहिए था? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो विरोध कर रहा हूं इसका, मैं तो इसका विरोध कर रहा हूं, तो मैं क्यों पत्र भेजूं? लेकिन ठीक है, ये तो देशद्रोह हुआ, तो इस पर देशद्रोह का मुकदमा चला और फिर महाभियोग चलाया गया। तो यहां पर इसे, यहां इस पर देशद्रोह का मुकदमा चला, देशद्रोह का मुकदमा चला, देशद्रोह का मुकदमा चला, प्लस देशद्रोह का मुकदमा तो चला ही चला, प्लस देशद्रोह का मुकदमा चला, इसको याद रखना। और यहीं पर इस पर महाभियोग चलाना पड़ा। इसको बोलते हैं सेडिशन चार्जेस। ही फेस्ड सेडिशन चार्जेस, सेडिशन चार्जेस इस पर लगे। ठीक है, देशद्रोह के इसके ऊपर चार्ज लगे। नेक्स्ट, ना कि सिर्फ इसके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगे, बल्कि इस पर महाभियोग भी चला।
इस पर महाभियोग भी चला, महाभियोग भी चला। He faced impeachment, faced impeachment, faced impeachment, impeachment। अब impeachment क्या होता है? किसी को उसके पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो होती है आपकी impeachment। ठीक है, सरकारी अधिकारी को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, सरकारी अधिकारी को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, सरकारी अधिकारी को, सरकारी अधिकारी को, अधिकारी को पदस्थ करने की प्रक्रिया, पदस्थ करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसीजर टू, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल होती है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल, प्रोसेस ऑफ रिमूवल होती है। भारत के राष्ट्रपति पर भी आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगता है। ठीक है चांदनी, ओके। ये सब पिट्स इंडिया एक्ट की वजह से हो रहा है कि वो भारत में है और सब कुछ खेल खराब कर दिया। जो विलियम बर्ग है, विलियम बर्ग के द्वारा ऐसा किया गया था। विलियम बर्ग वो व्यक्ति है जिसने इसके ऊपर महाभियोग चलाया, विलियम बर्ग। ओके पंकज पटेल। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फाइनली 1785 में उसको पदस्थ कर दिया गया, 1785 में पदस्थ कर दिया गया, यानी पद से हटा दिया गया, पदस्थ किया, पदस्थ किया यानी बिसीटेड। इन 1785 he became besited, he was besited, besited, he was besited, उसको बिसीट कर दिया गया। ठीक है चलो, तो ही वॉज बिसीटेड। अब वो बंगाल की गवर्नर जनरल का पद खाली है, उसके बारे में हमें बताना होगा। देखो यह इंग्लैंड जो गया था बाबू, ये 1784 में ही गया था। जो बच्चे कह रहे ना 85, ये 1784 में ही इंग्लैंड गया था, हटा 1785। यहां से भारत छोड़ के 1784 में इंग्लैंड चला गया था। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे हैं कि सर याद कैसे करें, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बाबू। पूरा नाम विलियम वॉल्टर बर्ग है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, याद करने की शॉर्ट ट्रिक के लिए बाबू यहाँ पे मैं एक बहुत कॉमन सी बात बताऊं, यहाँ पे मैं ना कोई ऐसा बैच नहीं करा रहा कि यूट्यूब पे करा रहा हूं शॉर्ट ट्रिक बता दूं। मेरा काम है यहाँ पर ये है कि मैं आपको वो हर एक एस्पेक्ट बताऊं जो आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक जैसी चीजें तब बताई जाती हैं जब आपको बहुत कम कंटेंट दिया जाना हो। आप मुझे बता दीजिए, मैं तो कम कंटेंट यूज कर लूंगा, है ना बाबू। बट बात वही है, फिर वो मेरी क्लास नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो बात को समझिए। कम कंटेंट के पीछे क्या होता है कि आपकी आधी चीजें आपको सेम चीज दूसरे एग्जाम के लिए दोबारा पढ़नी पड़ेगी। क्या इतना समय है आपके पास? जब नित्य जीवन के संघर्षों से टूट चुका हूं अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप एक ही चीज के ऊपर बहुत लंबे समय तक लगे रहेंगे तो उसका जो आउटपुट होगा वो आपको हर्षोल्लासित नहीं कर सकता। अब एक जॉब आपको लेनी है, उसके लिए आप एक ही बार डेडिकेटेड होकर पढ़ लीजिए। बार बार एक ही चीज को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं लगता कि वो चीज आपका समय व्यर्थ करने जैसा होगा। जब मैंने आपको यहां पर यह बताया कि भैया यहां पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो हर एक एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा, उसके बाद भी इस प्रकार की बातें अगर की जा रही हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपकी आंखों के आगे किसी ने ऐसा पर्दा टांगा हुआ है जो आपको देखने नहीं दे रहा। सही और गलत का चयन करना यह आपके हाथ में है। मेरी हमेशा आपके लिए कामना होगी कि आप अच्छे का चयन करें। आगे बढ़ते हैं। बेहतर। अबे शायरी नहीं है गौचू, ये कह रहा है अरे शायरी नहीं है, ठीक है कविता है ये। ठीक है, सिलेक्शन आपका इंतजार है मुझे कि आप सिलेक्शन लेके आए, आप ही का तो इंतजार है। ठीक है आगे बढ़िए। अब भाई ये तो पदस्थ हो गया, ही वॉज विजिटेड। अब क्योंकि वो पदस्थ हो गया, अब उसके स्थान पर हमें बंगाल का गवर्नर जनरल तो दूसरा चाहिएगा, है ना। अब हमें बंगाल का गवर्नर जनरल तो दूसरा चाहिएगा ना। जी सर। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल हमें दूसरा चाहिएगा वो कौन बनेगा? अब उसके बारे में बार बार यही बात चल रही है कि अब कौन बनेगा, कौन बनेगा वो व्यक्ति जो यहां पर मैटर को संभालने आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में देखने को मिलता है एक व्यक्ति, उसका नाम है कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस को चुना जाता है,
कॉर्नवालिस को चुना जाता है, ठीक है, कि वो व्यक्ति भारत के अंदर आए। पूरा नाम चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कह देता है कि मैं भारत का गवर्नर जनरल तभी बनूंगा जब आप मुझे प्रधान सेनापति की शक्तियां दो। तो एक और संशोधन अधिनियम किया जाता है, ठीक है, और वो 1786 में किया गया था। तो 1786 में एक और संशोधनात्मक अधिनियम आएगा। 1786 में क्या आएगा? एक और संशोधनात्मक अधिनियम आएगा, 1786 में आता है संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम संशोधनात्मक अधिनियम यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, याद रखना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786। ओके, इसमें क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई, और प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई, प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई, प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई, प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई। तो प्रधान सेनापति की शक्ति मिलने का मतलब है कमांडर इन चीफ पावर्स, कमांडर इन चीफ पावर्स, कमांडर इन चीफ पावर्स, कमांडर इन चीफ पावर्स टू गवर्नर ऑफ बंगाल, टू गवर्नर ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, कमांडर इन चीफ पावर दे दी जाती है गवर्नर ऑफ बंगाल को। ठीक है, वो गवर्नर ऑफ बंगाल को यह पावर दे दी जाती है, बहुत बेहतरीन ढंग से दी जाती हैं ये शक्तियां। और जैसे ये शक्तियां मिलती हैं तुरंत उसी के बाद 1786 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है चार्ल्स कॉर्नवालिस, जो बनता है बंगाल का अगला गवर्नर जनरल। यहीं पे मैंने आपको बताया, यहीं पर आपको देखने को मिलता है कि भैया 1786 में अब यहां बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का नया गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, बंगाल का नया गवर्नर जनरल। तो जो बंगाल का नया गवर्नर जनरल बनाया गया है, न्यू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, न्यू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जनरल ऑफ बंगाल, नया बंगाल के गवर्नर जनरल जो बनता है उसका नाम क्या है? कॉर्नवालिस। अब एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि ये बच्चे ये क्यों पूछ रहे हैं, सर ये शक्ति देता कौन है? भैया ये सारे के सारे एक्ट बना कौन रहा है? क्या मेरे फूफा जी बना रहे हैं? नहीं सर, आपके फूफा जी ने क्यों बनाएंगे, तो कौन बना रहा है? सर जी ये बनाने का काम ब्रिटेन की सरकार कर रही है। अरे भाई जब ब्रिटेन की सरकार कर रही है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इनको शक्ति देगी ना। ये कैसी बात कर रहे हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या ही मजे ले रहे हो आज तुम्हें? ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ही तो ये करेगी, और कौन करेगा? है भाई, थोड़ा ध्यान रखो। तो बंगाल का नया गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है? सर इसका नाम है चार्ल्स कॉर्नवालिस। नाम क्या है बाबू इसका? चार्ल्स कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस आपको देखने को मिल जाएगा, चार्ल्स कॉर्नवालिस आपको देखने को मिल जाएगा। अब चार्ल्स कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है उसके बारे में हम बात करते हैं। चार्ल्स कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है वो थोड़ा सा समझिए। चार्ल्स कॉर्नवालिस का कार्यकाल कैसा है, इसका जो टेन्योर है वो आपको कैसा देखने को मिलता है? टेन्योर आपको क्या देखने को मिलता है? सर जी टेन्योर है इसका 1786 से लेके 1786 से लेके 93, 1786 से लेके 93 आपको देखने को मिल जाएगा, राइट? बहुत बेहतरीन। सर 84 से 86 के बीच में टेन्योर किसके पास रहा? किसी की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि बहुत छोटा सा एरर है। ठीक है, चलिए। ठीक है रोहित, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन।
फिर यही मैसूर बैटल में भी थे। हाँ भाई, मैसूर बैटल में ये थे। तृतीय मैसूर बैटल में यही थे। जो थर्ड मैसूर बैटल हुआ है उसमें यही थे, जो टीपू सुल्तान के और कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था। फेमस आदमी है, एक मजबूत योद्धा है। इनके पास मार्क्यूज का टाइटल भी है, मार्क्यूज का टाइटल भी इनके पास है। अब देखो भाई, इनके द्वारा ना बहुत सारे काम किए गए हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं मेजरली। बट आप देख लीजिए कि इनके द्वारा कुछ प्रमुख काम किए गए हैं, वो थोड़ा देखते हैं। इनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य, इनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य जैसे इन्होंने 1793 में भारत में शुरू होने वाली सिविल सेवा को स्टार्ट किया। 93 भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की, सिविल सेवा शुरुआत की। तो भारत में सिविल सेवा जनक कहे जाते हैं। सिविल सेवा स्टार्ट की, यानी फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहे जाते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहे जाते हैं। ठीक है। 1793 में पुलिस प्रशासन को शुरुआत की, भारत में पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन शुरू किया, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया इन्होंने। यहां पर क्या स्टार्ट किया? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने स्टार्ट किया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने स्टार्ट किया यहां पर। एडमिनिस्ट्रेशन, तो भारत के अंदर पुलिस प्रशासन का जनक किसको कहते हैं? इन्हीं को कहा जाता है। और भाई इसी के द्वारा यहां पर 1792 में जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा शुरू की। और यही जो जमींदारी प्रथा है, यही 1793 में स्थायी बंदोबस्त बन गई, यही परमानेंट सेटलमेंट बन गई। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, या फिर कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट बन जाती है। या तो आप कह लीजिए स्थायी बंदोबस्त, या आप कह लीजिए परमानेंट सेटलमेंट, यहीं पर ये बन जाती है, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट ये यहां पर बन जाती है। ठीक है, चलो। तो दिस वाज द परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। अब बहुत सारे लोगों को दिमाग में आएगा, ठीक है, कि सर जी जमींदारी प्रथा क्या थी, या सर जी स्थायी बंदोबस्त क्या था, ये नहीं बता रहे आप। सर सती प्रथा किसने खत्म करी थी? एक आज अलग ही चल रहा है इसका, ठीक है, यहां इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। सर सती प्रथा किसने करी थी? 1829 में विलियम बेंटिक ने की थी, साथ में राजा राममोहन रॉय थे। बाबू अब ये जो टॉपिक आपने पूछा है वो टॉपिक यहां का नहीं है। यह बात दर्शाता है कि जब वहां टॉपिक पढ़ाया जाएगा आप ये नहीं पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से आपकी जो चीजें हैं वो अधूरी रह जाएंगी। चलो अब हम ध्यान देंगे दोबारा से अपने टॉपिक पे, ठीक है। चलो कि बाबू यहां मैंने बताया कि ये जो टॉपिक है ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि भाई ये चीजें हुई थी। बट क्योंकि यहां पर पॉलिटी चल रही है और पॉलिटी भी एक अच्छे लेवल की पॉलिटी चल रही है, तो मैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर देता हूं। परंतु इसकी जो पूर्ण चर्चा होती है वो पूर्ण चर्चा मॉडर्न हिस्ट्री में ही होती है। लेकिन फिर भी मैं इसकी छोटी सी चर्चा कर देता हूं। आखिरकार जमींदारी प्रथा क्या थी और उसको स्थायी बंदोबस्त क्यों कहा गया? देखो, जमींदारी सिस्टम को समझना, जमींदारी प्रथा को समझना। जमींदारी प्रथा के अंदर गांव से टैक्स लेना है, तो गांव से डायरेक्टली ब्रिटिशर्स टैक्स नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है ना, ये सब चीज। ये सर बात तो सही है। अब क्योंकि वो इस प्रकार से नहीं कर सकते थे, इसी कारण से आप समझना कि जो जमींदारी प्रथा है इसके अंदर क्या किया गया कि ये तो हो जाएगा ब्रिटिश अधिकारी। अब ब्रिटिश ने क्या काम किया, एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जमींदार, एक व्यक्ति को जमींदार नियुक्त कर दिया, और इस जमींदार को पूरा गांव दे दिया, इस जमींदार को पूरा एक गांव दे दिया कि इस गांव से टैक्स आपको लेकर आना है। तो ये जमींदार इस गांव वालों से टैक्स लेकर आता था, तो पैसे का फ्लो ऐसे चलता था। जमींदार क्या करता था, इसमें से 1/11 हिस्सा अपना रखता था और 10/11 हिस्सा ब्रिटिशर्स को देता था। इस प्रकार से अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ज्यादा पैसे की मांग करते चले गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पैसे की मांग बहुत बढ़ा दी, इसी वजह से धीरे धीरे एक समय आया जब जमींदारों ने अपना हिस्सा बढ़ाना शुरू किया। इस वजह से लोगों का शोषण इन्होंने बहुत अधिक कर डाला। ये बात यहां पर आती है, ठीक है। चलो कृपया करके इसको नोट कर लीजिए, केवल इतना ही होता है। अच्छा, ये ना स्टार्ट किसने की थी? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने की थी।
इसने क्या सोचा था कि मैं इस तरीके से जो जमींदारी प्रथा स्टार्ट करूंगा वो 10 साल के लिए करूंगा, 10 ईयर्स के लिए करूंगा। लेकिन होता क्या है बाबू, इसको 1 साल में इतना प्रॉफिट हो गया जितना इसने 5 साल में सोचा था। इस वजह से इसने इसी को परमानेंट कर दिया कि अब यही रहेगा। ठीक है जी हाँ, आगे बढ़े बाबू, नोट करिए। अब देखो, अमित को अभी मैं बता के हटा था, अब पूछ रहा है कि सर स्टैटिक जीके कब स्टार्ट होगी। तो अब तुम बताओ बालको, आपको लगता है कि क्या अमित का ध्यान यहां पर है? नहीं, अमित किसी और मंशा के साथ क्लास में आए हैं। लगता है अमित फट्टे खाना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है यार, क्या ही बताऊं भाई तुम्हें। फटाफट बताओ भाई, नोट हो गया। जमींदारी प्रथा को इंग्लिश में जमींदारी सिस्टम ही बोलेंगे। ठीक है चलिए। मानवेंद्र बाबू, आपकी परेशानी बहुत विकट है। आप शुरुआत से क्लास नहीं देखते इस वजह से। सर ब्लॉक ब्लॉक कोई नहीं होगा, ना अभी तक हुआ है ना कभी होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए। नहीं नहीं अरुण भाई नहीं, अमित पे हाथ मत छोड़ना, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अगला। अब यहां पर देखो, एक बात कही गई थी, अगर आपको याद हो तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात कही गई थी कि भैया 20 साल बाद कंपनी के कार्यों का नियंत्रण होगा। अब 20 साल हो चुके हैं, तो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे चार्टर अधिनियम। यहीं आपको देखने को मिल जाएंगे बाबू, चार्टर अधिनियम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? चार्टर अधिनियम देखने को मिल जाएंगे। तो क्या देखने को मिल जाएंगे? चार्टर अधिनियम देखने को मिल जाएंगे। तो पहली बार चार्टर अधिनियम आपको देखने को ही यहां से मिलेंगे। तो क्या देखने को मिल जाएगा? चार्टर अधिनियम। तो यहां आपको देखने को मिलते हैं चार्टर अधिनियम। चार्टर एक्ट क्या थे? चार्टर एक्ट कितने चार्टर एक्ट है, कब आते थे, क्यों आते थे? ठीक है चलिए, अब हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। चार्टर एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल ये चार्टर एक्ट प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल पर आते थे, प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल पर आते थे, 20 वर्ष के अंतराल पर आते थे, अंतराल पर आते थे। आफ्टर गैप ऑफ 20 ईयर्स, आफ्टर गैप ऑफ 20 ईयर्स 20 वर्ष का अंतराल होता था और यह आते थे। ठीक है, 20 वर्ष का अंतराल होता था, यह आते थे। ठीक है जी हाँ। दूसरा चार्टर एक्ट जो आपको देखने को मिलते हैं, इसके बारे में एक चर्चा यह भी की गई है, इसमें एक चर्चा यह भी की गई है कि भाई चार्टर अधिनियम 1793, 1793, 1813, 1833 और 1853 में हुए हैं। ठीक है, 1853 में हुए हैं, याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन। तो ये 4 चार्टर है। चार्टर का ऑब्जेक्टिव क्या था? चार्टर को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? इसको लाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण, के कार्यों पर नियंत्रण इसका कार्य था। ठीक है, कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क, कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क, इंडिया कंपनी वर्क्स, ये था बाबू इसका ऑब्जेक्टिव, इसलिए ये लाए जाते थे। तो पहली बार कब लाए थे बाबू? ठीक है, ये 1793 में लाए गए थे, ये 1813 में, 1833 में, 1853 में, ये 4 चार्टर हैं। तुम सबसे पहले क्या काम करेंगे? पहले चार्टर की बात करेंगे, जो पहला चार्टर था। और हमारा पहला जो चार्टर था वो कौन सा था? तो यही था 1793। तो हेडिंग डाल लीजिए, पहले चार्टर की बात करते हैं, 1793 चार्टर। तो पहला जो चार्टर आपको देखने को मिलता है 1793 चार्टर देखने को मिलता है। 1793 चार्टर एक्ट, जो पहला चार्टर है वो 1793 चार्टर आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए,
1793 के चार्टर अधिनियम का जिक्र करते हैं। अब 1793 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो इसमें होने वाली प्रमुख बातें, इससे संबंधित प्रमुख बातें या प्रमुख बिंदु जो मेजर पॉइंटर्स हैं उनकी हम बात करते हैं। मेजर पॉइंटर्स, मेजर पॉइंटर्स की बात करते हैं, पॉइंटर्स की बात करते हैं, मेजर पॉइंटर्स की बात करते हैं। बताइए सर जी, मेजर पॉइंटर्स क्या क्या थे भैया? 1793 के चार्टर में पहली बार एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कही गई। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कही गई, और बात क्या थी कि कंपनी को प्रतिवर्ष, कंपनी कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को करों के अलावा 5 लाख अतिरिक्त रुपए, ठीक है चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी को करों के अलावा, करों के अलावा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अतिरिक्त, 5 लाख रुपए अतिरिक्त, 5 लाख रुपए अतिरिक्त क्या करना होंगे भैया? 5 लाख रुपए अतिरिक्त, देखो मैंने बताया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को करों के अलावा 5 लाख रुपए अतिरिक्त यानी एडिशनल ब्रिटेन सरकार को देने होंगे, ब्रिटेन सरकार को देने होंगे, देने होंगे। तो काफी इजी काम हो गया ये तो, कि अच्छा सर 5 लाख रुपए बढ़ा दिया। अच्छा 5 लाख भी रुपए कौन से बढ़ाए थे सर? रुपए नहीं कहे जाते थे, 5 लाख पौंड, जो इस समय चलने वाली राशि थी वो पौंड चला करते थे, पौंड, क्या पौंड चला करते थे। नोट्स कहां से बनाए? बोर्ड से नोट्स बनाए, जो बोर्ड्स पे लिख रहा हूं इसी को नोट्स बना रहे हैं। तो इसमें लिख लेना कंपनी मस्ट पे एडिशनल 5 लाख, एडिशनल 5 लाख आफ्टर टैक्सेस टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज आपको यहां देखने को मिलती है। दूसरा, आपको पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की सैलरी कहां से जाती थी? सब फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसकी सैलरी कहां से जाती थी, फटाफट बताओ। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की सैलरी अभी तक कहां से जाती थी यह बताएंगे आप लोग। मैं आगे वाला पॉइंट लिख देता हूं, कंपनी के राजस्व व कार्यकारी कार्य, राजस्व व न्यायिक कार्य व न्यायिक कार्य पृथक किए गए, कार्य पृथक किए गए, पृथक किए गए। ठीक है, जुडिशियल एंड रेवेन्यू वर्क सेपरेटेड, जुडिशियल एंड रेवेन्यू वर्क सेपरेटेड, न्यू वर्क सेपरेटेड। जुडिशियल एंड रेवेन्यू वर्क सेपरेटेड, ठीक है, याद रखना। अब इसी में जो कार्य पृथक करने की बात की जा रही है, कंपनी के राजस्व न्यायिक कार्य पृथक कर दिए गए, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सैलरी देती थी, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। अब उसको मना कर दिया गया कि अब जो सैलरी होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद देनी पड़ेगी। तो मैंने बताया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का वेतन भी, नियंत्रक मंडल का वेतन भी, मंडल का वेतन कंपनी पर भारित किया गया, कंपनी पर भारित किया गया, भारित हुआ। इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी विल पे, ईस्ट इंडिया कंपनी विल पे सैलरी टू, विल पे सैलरी टू बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के लोगों को भी सैलरी कौन देगी? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देगी। कि सर ये तो तगड़ी बात होगी कुछ, हाँ भाई तगड़ी कर देते हैं। दूसरा, जो कंपनी का एकाधिकार पत्र था, छवि, जो कंपनी का एकाधिकार पत्र था उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, सॉरी 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का एकाधिकार पत्र 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी एकाधिकार पत्र, कंपनी एकाधिकार पत्र, एकाधिकार पत्र 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया।
के लिए बढ़ा, 20 वर्ष के लिए बढ़ा। तो कंपनी मोनोपोली लेटर एक्सटेंडेड बाय 20 ईयर्स। कंपनी मोनोपोली लेटर्स एक्सटेंडेड बाय 20 ईयर्स, बाय 20 ईयर्स। भाई 20 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, नोट करिए। हाँ जी सर, ये ऊपर नीचे लिख रखा है। नीरज पांडे कह रहे हैं कि सर मैं लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये ऊपर नीचे लिख रखा है। वाह जी वाह नीरज, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब कौन सी क्लास में हो नीरज? नीरज मेरे लाल, अगर ये यहां पे मैंने लिख दिया कि ये लो आपका नाम, मैंने अगर नीरज यहां लिख दिया, नीरज, ठीक है। अब जो कुमार आपका नाम है, अगर मैंने आपका नाम वहां लिख दिया, तो क्या आप में इतनी समझ नहीं है कि नीरज के बाद आपको कुमार लिखना है तो वो आप यहां लिख ले? ऑब्वियस बात है, आप में है। तो बाबू वो थोड़ा समझ डेवलप कीजिए मेरे लाल। तो ये भैया 1800, ये 1793 में ऐसा हुआ था, राइट? बहुत बढ़िया, है ना? तो भाई मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में पता लग गई होगी। अब हम अगले अधिनियम के बारे में बात करते हैं, जो 1813 का चार्टर अधिनियम था। भारत का मतलब क्या होता है विनेता? विनेता, भारत का मतलब होता है कि अब ये जो रुपए थे पहले ब्रिटेन सरकार देती थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को देने होंगे। ये होता है भारत का मतलब। ठीक, किसी ऊपर का भार डाल देना किसी के ऊपर। वाह वाह प्रखर वाह, ठीक है, बहुत बेहतरीन। मानवेंद्र में एक डांट लगी, मानवेंद्र को सब समझ में आ रहा है। और वो तो मैंने डांट नहीं लगाई, पता नहीं किसने डांट लगा दी इसमें। मैं तो डांट लगाता ही नहीं किसी में भाई, मैं किसी से कुछ नहीं कहता, मैं कभी किसी में डांट नहीं लगाता, है ना? क्योंकि देखो मैं हूं बढ़िया आदमी, मैं बढ़िया आदमी, वही है कि डांट लगा के मैं क्या ही करूंगा। आप इतने अच्छे अच्छे तो लोग हैं, आप इतने अच्छे लोगों में कोई डांट भी लगाता है? नहीं लगाता सर। 5 लाख में से क्राउन का भी हिस्सा होता था, सारा हिस्सा ही क्राउन का था विक्रम। ठीक है, अब इसमें नोट करिए 1813 का चार्टर अधिनियम देखते हैं। इसमें क्या किया गया? कंपनी का जो एकाधिकार पत्र था उसको आंशिक तौर पर खत्म कर दिया गया। कंपनी का एकाधिकार पत्र, मोनोपोली लेटर, आंशिक तौर पर खत्म हो गया। कंपनी का एकाधिकार पत्र आंशिक तौर पर समाप्त कर दिया गया। कंपनी का एकाधिकार पत्र, कंपनी का एकाधिकार पत्र, एकाधिकार पत्र, एकाधिकार पत्र आंशिक तौर पर समाप्त कर दिया गया। आंशिक तौर पर समाप्त कर दिया गया, समाप्त किया गया। कंपनी मोनोपोली लेटर पार्शियली अबॉलिश्ड। कंपनी मोनोपोली लेटर, मोनोपोली लेटर, मोनोपोली लेटर पार्शियली अबॉलिश, पार्शियली अबॉलिश, पार्शियली अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, यूपीएसआई में अदर स्टेट भर सकता है, भर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे बढ़िए और ध्यान दीजिए। जो मैंने आपको यहां बताया, मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। मोनोपोली लेटर क्या होता है? देखो मोनोपोली लेटर क्या होता है बेसिकली, ये एक ऐसा लेटर होता है जिससे कि कहीं पर एक निश्चित क्षेत्र में व्यापार करने का एक अधिकार मतलब मिल जाता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज विद एग्जांपल,
मान के चलिए ये है ब्रिटेन, लेट्स सपोज दिस इज ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में 4 तरीके की अलग अलग कंपनी है, जैसे ये अल्फा बीटा गामा कंपनी है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी है। तो ये 4 कंपनी होगी, अल्फा बीटा गामा ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यह है इंडिया। तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली लेटर दे दिया। मोनोपोली लेटर का मतलब है कि तेरा ही अधिकार रहेगा इंडिया पे। तो जब तक मोनोपोली एक्टिवेट रहेगा, जब तक मोनोपोली लेटर एक्टिवेट रहेगा, एकाधिकार पत्र एक्टिवेट रहेगा, तब तक अल्फा बीटा गामा इंडिया में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर इन्होंने प्रवेश किया तो यह ब्रिटेन सरकार की दुश्मन हो जाएंगी। दिस इज मोनोपोली लेटर, ठीक है, दिस इज मोनोपोली लेटर, ठीक है, याद रखिएगा ये मोनोपोली लेटर होता है, ठीक है, यह ही मोनोपोली लेटर होता है, इसके बारे में समझिएगा, ठीक है, यही मोनोपोली लेटर होता है। अब इस मोनोपोली लेटर को पार्शियली अबॉलिश कर दिया, इसका मतलब क्या है बाबू? पार्शियली अबॉलिश कर दिया का मतलब है कि अब ब्रिटेन सरकार ने एक घोषणा कर दी कि अगर अन्य कोई भी ब्रिटेन की कंपनी भारत में जाना चाहती है तो जाए, परंतु वह चीन के साथ व्यापार नहीं करेगी, ना ही वो चाय का व्यापार करेगी। क्या कहा कि भाई अगर कोई और कंपनी ब्रिटेन की भारत में जाना चाहती है तो जाए, परंतु वह चीन का व्यापार नहीं करेगी, ना ही चाइना के साथ व्यापार करेगी। लिखते हैं इसको। यश प्रताप का कहना है सर आप अपनी बढ़ाई खुद करते हैं। यश मेरे भाई मैं तो आपकी भी कर दूंगा, मुझे समस्या नहीं है, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप बहुत बेहतरीन कार्य करें, इस बार आप सिलेक्शन लें, मैं आपकी तारीफ जरूर करूँ हमेशा की तरह। मानवेंद्र आप नेवी में थे पहले, बहुत बढ़िया, सल्यूट टू यू, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन। पता है नेवी का सल्यूट ऐसे होता है ना, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अंदर की तरफ, आई नो दिस। खैर आप इसमें पॉइंट लिखिए कि भाई किस प्रकार से होता है चार्टर का। जैसा मैंने बताया कंपनी का एक अधिकार पत्र समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी 2 विषय पर मोनोपोली रखती थी, लेकिन अभी भी 2 विषयों पर कंपनी की मोनोपोली थी, कंपनी का एकाधिकार था, कंपनी का एकाधिकार था। तो वो कौन से विषय थे जिन पर कंपनी का एकाधिकार था? एकाधिकार था। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, और चाय का व्यापार, चाय का व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टिल हैव मोनोपोली, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टिल हैव मोनोपोली, मोनोपोली ओवर दीज टू सब्जेक्ट, दीज टू सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट? ये अबव सब्जेक्ट। तो ये अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली में थे। थैंक यू मनवेंद्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपके 2 पॉइंटर क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसी अधिनियम के बाद ये जो 1813 अधिनियम है, इस अधिनियम के अंदर कुछ और भी बातें हुई, जैसे पहली बार भारत में ईसाइयों का आगमन हुआ, ठीक है, पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन, पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, मिशनरियों का आगमन हुआ, ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। फर्स्ट टाइम अराइवल ऑफ, फर्स्ट टाइम अराइवल ऑफ क्रिश्चियन, ठीक है, मिशनरी यानी प्रीस्ट्स। प्रोपेगेंडिस्ट इसको बोला जाता है, बट प्रीस्ट इज अ गुड वर्ड, ठीक है। चलिए, दैट इज वेरी गुड शाहनी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस कि भारतीय शिक्षा में पहली बार 1 लाख पाउंड का निवेश किया गया प्रतिवर्ष। भारतीय शिक्षा में पहली बार 1 लाख पाउंड का निवेश, भारतीय शिक्षा में 1 लाख पाउंड पर ईयर का निवेश, ईयर का निवेश किया गया। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, ताकि भारतीय शिक्षा में सुधार हो, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। राइट, याद रखेंगे। चलिए,
सर क्या ईसाई अभी भी भारत में? बहुत सारे हैं भाई, घने ही है इब्बे। ठीक है, इसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी भारत में आएंगी। ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी भारत में आएंगी। अन्य कंपनियों का भारत में प्रवेश, अन्य कंपनियों का भारत में प्रवेश, अन्य कंपनियों का भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश, प्रवेश ऑफ अदर ब्रिटिश कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, एंट्री ऑफ अदर ब्रिटिश कंपनीज इन इंडिया, अदर ब्रिटिश कंपनीज इन इंडिया। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। यदि आपको कोई समस्या है तो मुझे बताएं। मिशनरियों का मतलब होता है जो किसी चीज को पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ईसाई मिशनरी, तो वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे होंगे। चलो, तो भाई आज की क्लास रहेगी यहां तक। अब कोई ऐसा छात्र है जो करंट अफेयर्स पढ़ना चाहता है, तो आप जानते हैं कि आप जीत राणा जीएस यूट्यूब चैनल से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन उम्दा लेवल के करंट अफेयर्स मैंने आज ही करा के आया हूं। जिस सभी चैनल पे क्लास ही कराई है, उसके बाद आपकी क्लास ली है। ठीक है, चलो, तो अब इसी प्रकार से आपसे मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।